तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी इलाहाबाद जोन के बारे में और इसमें जेई के हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में देखेंगे कि कितना कट ऑफ रह सकता है इलाहाबाद जोन यानी कि प्रयागराज जोन में। अब इसमें हम वीडियो में देखते दोस्तों कैसे हम पिछली बार के फॉर्म देखते हैं, टोटल फॉर्म पिछली बार कितने भरे गए थे, कितनी कितनी वैकेंसी थी लास्ट ईयर में, और अगर इस बार से कंपटीशन जो भी है उसको चेक करेंगे। हालांकि इस बार का आरटीआई का डेटा प्रयागराज ने अभी तक दिया नहीं है कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन मैं ओवरऑल जितने भी जोन का मैंने एनालिसिस किया है उसके बेसिस पर आपको बताऊंगा कि कितने फॉर्म आरआरबी प्रयागराज में जेई के भरे गए होंगे। एक्सपेक्टेड जो होगा वो हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ ऑब्वियसली जो रैंक मित्रा का डाटा है उससे कट ऑफ एनालिसिस निकालने की कोशिश करेंगे और देख लेना आपकी लगभग आपका कट ऑफ उसके ऊपर तो रहेगा ही रहेगा। उसके अब जो एनालिसिस होगी उसमें आपको बहुत सारे पॉइंट देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह की वीडियो थोड़े लंबे होते हैं तो थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा। और बाकी जो दूसरे जोन रह गए हैं, जैसे रांची जोन की बात करें हम या तिरुवनंतपुरम की बात करें, तो जो जोन रह गए हैं उनका मैं अब कवर कर दूंगा अब 1-2 दिन में ही, क्योंकि पिछला वीक थोड़ा बिजी होने के कारण वीडियो नहीं बन पाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आरआरबी प्रयागराज के बारे में। तो सबसे पहले अगर दोस्तों देखें तो अब आरआरबी प्रयागराज में अगर देखें तो इससे पहले 2018-19 में जब जेई की वैकेंसी आई थी तो इलाहाबाद जोन में अगर आप देखें तो 1446 वैकेंसी थी, यानी वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी आरआरबी इलाहाबाद में। अब अगर उस टाइम पे देखिए नंबर ऑफ फॉर्म्स आप देखेंगे तो ये एक वेबसाइट है ये पागल गाय करके, और उस टाइम पे ये बहुत फेमस वेबसाइट हुआ करती थी। उस पर लगभग सब जोन का यहाँ पर दिया गया है, ये आरटीआई के डेटाज ही हैं कि कितने फॉर्म वहाँ पर भरे गए थे उस टाइम में, ये बताया। तो अगर आप देखें आरआरबी इलाहाबाद में तो इलाहाबाद जोन में जो टोटल फॉर्म भरे गए थे इस टाइम पे वो थे 2,41,193। अब 2,41,193 और वैकेंसी थी 1446। तो अब 2,41,193 में अगर 146 का डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा लगभग 167। इसका मतलब है कि एक सीट के लिए सीबीटी 2 में जाने के लिए एक सीट पे 167 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे आरआरबी जेई में 2018-19 टाइम पे जो वैकेंसी आई थी उस टाइम की अगर हम बात करें। अब अगर देखें दोस्तों इस बार तो इस बार जो टोटल वैकेंसीज हैं, इस बार अगर बात करें CN03 2024 में, तो इस बार जो वैकेंसी है वो है 404, यानी कि पिछली बार जो वैकेंसी थी 1446 उसके कंपेयर में देखें तो बहुत ही कम वैकेंसी हैं, लगभग 1/3 वैकेंसी उसकी हो गई। तो अब दोस्तों उस टाइम फॉर्म भरे गए थे 2,41,193। हालांकि अभी इलाहाबाद जोन का अब का आरटीआई का डेटा आया नहीं है, लेकिन जितने भी जोन है जहां पर इस तरह की वैकेंसी है 400-500 के बीच में, वहां पर मैंने एक चीज़ देखी कि वहां पर 50-60 हज़ार से ज़्यादा फॉर्म भरे नहीं गए हैं। जहां पर ज़्यादा वैकेंसी है जैसे मुंबई जोन हो गया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं, जैसे कोलकाता हो गया, चेन्नई हो, तो वहाँ पर फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं सिकंदराबाद जैसे जोन में। वहीं अगर देखें तो यहाँ पर प्रयागराज में जहाँ तक मेरा अनुमान है कि 50-60 हज़ार से ज़्यादा फॉर्म यहाँ पर होंगे नहीं, क्योंकि आप दूसरे जोन्स को भी देखेंगे तो यहाँ पर इतने ही आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे इतनी वैकेंसी पर। लेकिन दिक्कत क्या है कि भोपाल में भी आप देखें तो फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं इस बार, उनका आरटीआई का डेटा आ चुका है। लेकिन जोन या फिर भोपाल जोन ऐसे जोन है जहाँ पर जो बच्चे फॉर्म भरते हैं उनको पता होता है कि यहाँ का कट ऑफ हाई ही रहने वाला है, क्योंकि बहुत जो स्टूडियस टाइप के बच्चे होते हैं वो यहाँ से इन जोनों से फॉर्म भरते हैं। तो आपका ऑब्वियसली कट ऑफ तो इस जोन का काफ़ी कम रहने वाला नहीं है। अब वो हम एनालिसिस करेंगे तो उसमें भी देखेंगे। लेकिन अगर 50-60 हज़ार आप लेके चलेंगे, अगर मान लेते हैं 60,000 कैंडिडेट भी अगर फॉर्म भरे होंगे और 404 से जब डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका 150 के आसपास निकल के आएगा। यानी कि रफली अगर इससे देखें तो आपका कंपटीशन फैक्टर के हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ में कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। हालांकि जब आरटीआई का डेटा आएगा तब मैं इसको दोबारा से रिव्यू करूँगा, दोबारा से इस पर एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों ये हो गई कंपटीशन फैक्टर की बात। अब चलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी ब्रांच का हम एनालिसिस करने वाले किस तरीके से। तो सबसे पहले चलते हैं वैकेंसी टेबल पर। अगर आप देखें दोस्तों तो ये आरआरबी प्रयागराज की वैकेंसी टेबल है CN03 2024 की, ये मैंने वैकेंसी चार्ट यहाँ पर खोल लिया है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये जो ब्रांच हैं दोनों एक दूसरे की सीट्स पर दोनों एलिजिबल हैं, यानी इलेक्ट्रिकल सीट पर मैकेनिकल वाले एलिजिबल हैं, मैकेनिकल वाली सीट पर इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं। इवन अगर एसएनटी की बात करी जाए तो एसएनटी की सीट पर भी इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं लेकिन मैकेनिकल वाले नहीं हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे उसमें एसएनटी का भी हो जाएगा, और जो सीट्स हम काउंट करेंगे टोटल हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की टोटल सीट, तो इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल वाले तो आ ही जाएंगे, इसमें मैकेनिकल वाले भी आ जाएंगे, यानी कैटेगरी नंबर 3, 4, 5 और 7 जो है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों की है।
उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी नंबर अगर 15 से देखेंगे ट्रैक मशीन, इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों आ जाएंगे। कैटेगरी नंबर 16 में आपके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों आ जाएंगे। और जो मैकेनिकल वाली ये आपको डिपार्टमेंट दिख रहा है, इसमें इलेक्ट्रिकल वाले जो एलिजिबल हैं तो इनकी सीट भी काउंट करी गई है इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ देखने में। और उसके बाद जो SNT की जो वैकेंसी है वो आगे आप देखेंगे तो बहुत ही कम वैकेंसी हैं। अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो बहुत कम वैकेंसी है, तो उसमें भी इलेक्ट्रिकल वाले भी ऐड हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कट ऑफ जो मैं इसमें बताऊंगा, SNT वाली सीट्स को मैं यहाँ पर कंसीडर नहीं किया है। तो आप मान लीजिए कि जो मैं यहाँ पर बोलूँगा उससे 1 नंबर कम मान के चलिएगा, क्योंकि SNT की वजह से भी कुछ हो सकता है कट ऑफ कम रहे, क्योंकि सीट्स वहाँ पर थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। एक चीज़ और याद रखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने DMS और CMA की वैकेंसी इंक्लूड नहीं करी है। DMS का कारण ये है क्योंकि पहली बात तो DMS अगर आप देखेंगे प्रयागराज में तो सिर्फ 4 ही वैकेंसी है, तो वैसे भी लॉजिक बनता नहीं। और इन 4 की 4 सीट्स पे अगर आप देखेंगे तो सारी ब्रांचेस वाले एलिजिबल होते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, SNT। इवन इसमें अनरिजर्व की कोई सीट ही नहीं है। SC ST की एक सीट है, OBC की 2 सीट है और EWS की भी यहाँ पर कोई सीट नहीं है DMS में, तो उसकी वैकेंसी हमने ऐड नहीं करी है। बाकी सिविल की अगर बात करें तो सिविल की वैकेंसी अच्छी खासी है प्रयागराज जोन में इस बार। कैटेगरी नंबर 9 में अगर देखें तो 2 यहाँ पर जोन दिखेंगे आपको, NCR और उसके बाद NR। और अगर इसमें देखेंगे तो कैटेगरी नंबर 10 में आपको ये सिविल की है और कैटेगरी नंबर 12 सिविल की है। तो सिविल की वैकेंसी यहाँ पर ठीक ठाक है। वैकेंसी कितनी है कैटेगरी वाइज भी जब वो मैं कट ऑफ यहाँ पर डिस्कस करेंगे रैंक मित्रा के डाटा पर, तो आपको वहाँ पता चल ही जाएगा। तो अब चलते हैं सीधा रैंक मित्रा के डाटा पर और देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। उससे पहले अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों अब आप ये जो देख रहे हैं ये रैंक मित्रा का डाटा है। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले सिविल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो 2846 कैंडिडेट का डाटा अवेलेबल है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी जहाँ पर भी जिस भी जोन में लगभग 50-60 हज़ार के फॉर्म आसपास फॉर्म भरे गए हैं, आप किसी भी जोन का वीडियो उठा लीजिए, मेरे चैनल पे सारे लगभग जोन के एनालिसिस पड़े हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो जहाँ का भी RTI आया है, जहाँ 50-60 हज़ार फॉर्म भरे गए, तो अगर रफली इतने ही कैंडिडेट्स के आसपास का डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी सीरियस कैंडिडेट इतने ही होते हैं। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा तो उनका 10% के आसपास मान लेते हैं। बाकी जिन्होंने भी अपडेट नहीं किया वो नॉन सीरियस कैंडिडेट है, तो आपको टेंशन लेने की उसमें ज़रूरत होगी नहीं। तो अब हम अगर बात करें दोस्तों तो ये कैंडिडेट्स के मार्क्स हैं कि कितने मार्क्स के ऊपर क्या आ रहा है। तो सबसे पहले अगर अनरिजर्व की बात करें अगर सिविल में, तो अनरिजर्व वाली टेबल देखिएगा तो इसमें अनरिजर्व की जो वैकेंसी है दोस्तों सिविल में वो है 124। अब 124 अगर सीट्स हैं तो CBD में 15 टाइम्स कैंडिडेट यहाँ पर बैठेंगे, यानी 1860 सीट बन जाती हैं CBD 2 में अनरिजर्व की। अब 1860 के लिए अगर देखेंगे तो जैसा कि हर जोन में हो रहा है इस बार अनरिजर्व के कैंडिडेट्स फाइट नहीं दे रहे हैं, सीटें ज़्यादा हैं, लोगों के नंबर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे 40+ मार्क्स में अगर अनरिजर्व के कैंडिडेट्स देखेंगे तो सिर्फ कितने हैं 458 और जगह कितनी है CBD 2 में अनरिजर्व की 1860। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 1300-1400 का गैप यहाँ पर नज़र आ रहा है। और उतने कैंडिडेट्स अभी जो बचे हैं जिन्होंने सीट अपडेट नहीं भी करी है, अगर वो लोग भी आ जाएंगे तब भी इसको बहुत ऊपर ले जा नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स अनरिजर्व में जिनके मार्क्स आ नहीं रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि अब क्या 40 नंबर कट ऑफ होगा अनरिजर्व का? ऐसा हो नहीं सकता। रीज़न क्या है कि अनरिजर्व को दोस्तों ओपन कैटेगरी भी बोला जाता है, यानी कि अगर OBC SC ST EWS किसी भी कैंडिडेट्स के मार्क्स अगर अनरिजर्व के कैंडिडेट्स के मार्क्स से ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर वो अनरिजर्व की सीट लेकर चला जाएगा। और SC ST OBC जो भी कैंडिडेट होगा वहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं तो वो नीचे वाले कैंडिडेट ऊपर की तरफ प्रमोट होंगे, यानी उनका कट ऑफ शिफ्ट हो जाएगा नीचे की तरफ और यहाँ अनरिजर्व का कट ऑफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 40 नंबर पर देख लीजिए 458 कैंडिडेट ही हैं जिनके 440+ नंबर आ रहे हैं। RRB प्रयागराज की बात कर रहे हैं JEE के लिए। तो अब है क्या कि 40 नंबर कट ऑफ नहीं जाएगा। रीज़न क्या है? अब बात करें दोस्तों तो OBC नेक्स्ट कैटेगरी की अगर बात करें तो OBC, तो जहां अगर अनरिजर्व की सीट 124 थी वहीं OBC की सीट सिर्फ 32 हैं। अब 32 के लिए अगर 15 टाइम्स इसको कर भी लोगे तो 480 सीट ही हैं CBD 2 में OBC कैटेगरी की। अब कितनी है 480 सीट। अब 480 में अगर आप देखेंगे तो OBC वाली टेबल को ध्यान से देखिएगा, OBC वाला जो कॉलम है उसको देखो और OBC में 4, अब यहाँ पर देखो 60+ नंबर पर भी आ जाओगे तो 388 OBC में ऑलरेडी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 60 या 60 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं सिविल में। और सीट कितनी है CBD 2 में 480, यानी कि लगभग सिर्फ 90 सीट यहाँ पर बच रही हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ और देखिए कि अगर इसमें 60 नंबर के ऊपर जाएंगे तो ये EWS का डेटा है 87 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 60 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं EWS में। SC वाले भी 62 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 60+ मार्क्स आ रहे हैं। ST में भी 18 कैंडिडेट हैं जिनके 60+ मार्क्स आ रहे हैं। यानी ये सब क्या होगा, ये सब ऑलरेडी ऑब्वियसली जिनके 55 नंबर आ रहे हैं अनरिजर्व में
उनसे तो ज़्यादा ही नंबर आ रहे हैं इन लोगों के, तो ये सब कहाँ फाइट करेंगे? अनरिजर्व कैटेगरी में। तो सीधी सी बात है कि 1860 जो अनरिजर्व की कैटेगरी की जो सीट्स थी, अगर आप 60 नंबर पे चले जाएंगे 60 प्लस में, तब जाके यहाँ पर 766 जो टोटल कैंडिडेट्स आपको दिख रहे हैं 766 ऐसे लोग हैं जिनके 60 या 60 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। तो अब 1860 पहुँचने में हालांकि इन्हें बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम का मतलब है कि सारे लोग भी जाएंगे तब भी 1860 तक तो नहीं पहुँच पाएंगे अनरिजर्व में, जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसका मतलब ये है कि अनरिजर्व का सिविल का कट ऑफ वहीं यार 55 नंबर पर चेक करेंगे तो 55 नंबर पे 1125 लोग हैं, तो यहाँ पर भी 1800 में बहुत गैप है, 700-800 कैंडिडेट यहाँ पर भी बच जा रहे हैं। और 50 नंबर पर देखेंगे तो 1500 कैंडिडेट है ऐसे। तो आरआरबी प्रयागराज में अगर सिविल की बात करें तो कट ऑफ जो है सिविल का वो 50 से 55 नंबर के बीच में रह सकता है। अगर 55 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं सिविल में, तो आपका एक ना एक कैटेगरी में कट ऑफ क्लियर हो जाना चाहिए, फिर आपको CBT 2 की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो सिविल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 55 प्लस नंबर सेफ लग रहा है फिलहाल मुझे देख के। बाकी जब RTA के डेटा आएगा तो उसमें देखना पड़ेगा कि ज़्यादा कैंडिडेट्स हुए तब फिर दूसरे तरीके से इसको एनालाइज करेंगे। तो जब आएगा तो मैं आपको बता ही दूंगा और उस पर एक और वीडियो लेकर आएंगे। तो 55 प्लस मार्क्स है तो डेफिनेटली तैयारी करनी चाहिए। इवन 50 नंबर भी हैं तब भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ऑब्वियसली आपका टफ शिफ्ट होगा तो मार्क्स बढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी एक बढ़िया चांस बनेगा। तो 50 प्लस नंबर है तो डेफिनेटली आपको तैयारी करनी चाहिए CBT 2 की अनरिजर्व में। अब OBC की अगर बात करें भाई, तो OBC कैटेगरी में आप समझ ही सकते हो कि जब आप अनरिजर्व का कट ऑफ बढ़ा कौन रहा है, मेजरली OBC कैंडिडेट्स। तो अनरिजर्व के कट ऑफ में और OBC कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो अगर अनरिजर्व कट ऑफ मान लेते हैं कि 52 नंबर हुआ, तो OBC कट ऑफ यहाँ पर 51 या 50 नंबर हो सकता है। तो अगर 50 नंबर के आसपास OBC में भी आपके पास आ रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत लग नहीं रही है, वहाँ पर भी आपका कट ऑफ क्लियर हो जाना चाहिए। अब अगर नेक्स्ट दोस्तों बात करें EWS की, तो EWS में क्या सीन है कि सीट है काफ़ी कम। अब EWS में जो सिविल में सीट है वो है 12। अब 12 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 180 कैंडिडेट चाहिए CBT 2 में EWS कैटेगरी से। अब अगर नीचे आप देखिए 180 चाहिए, तो अगर 55 नंबर पर देखेंगे आप तो 121 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 55 या 55 से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। अब लेकिन ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि अगर 55 नंबर सिविल का अनरिजर्व का कट ऑफ है तो ये सारे कैंडिडेट कहाँ अनरिजर्व में शिफ्ट होंगे। तो जो अगर 50 नंबर पर देखें तो जो 158 कैंडिडेट्स हैं इनमें इस ये 121 माइनस कर दीजिए, क्योंकि अनरिजर्व में काउंट होंगे, वहाँ पर EWS कैटेगरी में ये फाइट नहीं करेंगे। EWS तो ये नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे, यानी इनका कट ऑफ क्लियर हो सकता है। तो EWS कैटेगरी में भी अगर आपके 50 मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आपको तैयारी करनी चाहिए RRB प्रयागराज में सिविल से अगर बात करें तो। अब अगर SC कैटेगरी की बात करें तो SC में भी अगेन दोस्तों सीट काफ़ी कम है, 17 सीट हैं, 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें लगभग 255 कैंडिडेट्स चाहिए CBT 2 में। अब 255 के लिए अगर आप देखोगे थोड़ा नीचे आकर, तो अगर 45 मार्क्स पर देखोगे तो 215 कैंडिडेट्स हैं जिनके ऑलरेडी 45 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। हालांकि सीट कम होने की वजह से इनका कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा कम रहने वाला तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 55 नंबर अनरिजर्व का कट ऑफ है तो ये 111 लोग भी कहाँ जाएंगे अनरिजर्व में। तो 215 में से 111 यहाँ पर कम कर दीजिए, यानी कि लगभग 110 कैंडिडेट के आसपास हैं अभी जिनके 45 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। सीट कितनी है 255, तो डबल के आसपास का गैप है यहाँ पर। तो रफली अगर मैं कह रहा हूँ आपसे कि 45 प्लस मार्क्स आपके हैं SC कैटेगरी में, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाना चाहिए एक ना एक कैटेगरी में। हम यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ की बात करते हैं, तो जितनी ये पोस्ट हैं उनमें से एक ना एक कैटेगरी में आपका कट ऑफ यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए SC कैटेगरी में 45 प्लस मार्क्स पर। अब अगर ST की बात करें तो ST में होता क्या है कि जनरली दूसरे जोन में आपने देखा हो कि ST की वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, जिस वजह से उनका कट ऑफ कई बार SC से भी ऊपर चला जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 17 सीट ही ST कैटेगरी की हैं, तो 15 का मल्टीप्लाई करो तो 255 ही कितने ST कैटेगरी में चाहिए। अब अगर इनका मिनिमम कट ऑफ भी देखो तो 30 नंबर पर अगर आप देखोगे 30 नंबर से नीचे कट ऑफ जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो मिनिमम कट ऑफ मार्क है। तो अगर आप देखें तो 137 कैंडिडेट्स हैं जिनके 30 या 30 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। अब 55 वाले 55 प्लस से जो ऊपर जो भी हैं, अब वो अनरिजर्व के अगर कट ऑफ 55 है तो ये 31 कैंडिडेट और माइनस कर दीजिए, तो लगभग 100 कैंडिडेट्स अभी ऐसे हैं जिनके 30 या 30 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं और चाहिए 255 है, तो काफ़ी बड़ा गैप यहाँ पर भी है। तो ST कैटेगरी में तो अगर आपके 35 प्लस या 40 के आसपास मार्क्स हैं, डेफिनेटली तैयारी करनी चाहिए आपको, चांसेस बनेंगे कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो ये सिविल की बात हो गई दोस्तों। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और SNT की भी। उससे पहले अगर वीडियो सही लग रहा है तो लाइक कर देना, कोई क्वेरी है तो कमेंट में पूछ लेना, बाकी अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिकल की तरफ। तो इसी में अगर आप नीचे आएंगे प्रयागराज वाली सीट में, तो यहाँ पर देखो कि प्रयागराज में इलेक्ट्रिकल के 1327
यहाँ पर रिस्पॉन्स सीट अपडेट की गई है रैंक मित्रा पर, ये डाटा सही हो गई क्योंकि डुप्लीकेसी भी नहीं हो सकती, यहाँ पर फेक भी नहीं हो सकता। और आपको देखो एक चीज़ और पता चल रही है कि इलेक्ट्रिकल में 1327 लोग ही फॉर्म यहाँ पर अपडेट करे हैं। तो इससे आपको सीधी सी बातें पता चलता है कि यार ज़्यादा फॉर्म प्रयागराज में इस बार भरे नहीं गए, क्योंकि ज़्यादा फॉर्म अगर भरे गए, जैसे मुंबई जोन में आप देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, तो वहाँ 8-10 हज़ार लोगों के रिस्पॉन्स हैं जहाँ पर फॉर्म 2 लाख के आसपास भरे गए हैं। तो सीधी सी बात है यार कि फॉर्म प्रयागराज में इस बार मेरे हिसाब से तो 50-60 हज़ार से ज़्यादा होने नहीं चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रिकल में देखें दोस्तों, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों की अगर सीट मिलाई जाए अनरिजर्व कैटेगरी में, तो 65 सीट बनती हैं। इसमें एसएनटी की सीट काउंट नहीं है, ऑलरेडी याद रखिएगा। एसएनटी में 24 सीट हैं जिन पर इलेक्ट्रिकल वाले फाइट करेंगे लेकिन मैकेनिकल वाले नहीं। तो 24 × 15 360 लोग और ऐड कर लीजिएगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल अगर कंबाइंड में बात करूँ तो 65 सीट हैं, इंटू 15 करेंगे तो लगभग 975 कैंडिडेट चाहिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। अगर देखें तो इलेक्ट्रिकल में 360 और ऐड कर लीजिएगा क्योंकि एसएनटी की भी सीट पर रहते हैं, तो अब 975 कैंडिडेट्स चाहिए। अब अगर आप यहाँ पर भी सेम वही चीज़ देखोगे, तो अगर इलेक्ट्रिकल में 40 नंबर पर देखो, 40 प्लस वाले यहाँ पर अगर देखें अनरिजर्व में, तो 206 लोग हैं यहाँ पर। और मैकेनिकल में भी देख लोगे अगर जाके, तो मैकेनिकल में देखो, मैकेनिकल वाली हैं 766 लोगों की रिस्पॉन्स है, यानी अगेन इससे भी पता चल रहा है कि फॉर्म काफ़ी कम भरे गए हैं। तो अगर 40 नंबर पर आगे देखो तो सिर्फ 156 लोग हो रहे हैं, यानी 200 और 156 350 के आसपास लोग मिल रहे हैं जिनके 40 से 40 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, और चाहिए कितने 975। तो काफ़ी बड़ा गैप है। तो अगेन यहाँ पर भी वही सेम चीज़ हो रही है कि जो कट ऑफ है अनरिजर्व का, वो अनरिजर्व वाले नहीं, दूसरी कैटेगरीज डिसाइड कर रही हैं। अब कैसे करेंगी वो देख लेते हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स को अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, तो ओबीसी जो कैंडिडेट्स की सीट्स हैं वो है 23। अब सीट देखो बहुत कम है यार। तो दोनों की मिला के मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल, एसएनटी की भी मिला दो तो 12 सीट और हैं। तो अगर 23 × 15 करेंगे तो 345 लोग चाहिए CBT 2 में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से। अब 345 के लिए ओबीसी में देखोगे तो इलेक्ट्रिकल में देख लो 345 चाहिए। अब अगर 60 नंबर पर देखो, 60 प्लस पे, तो 250 लोग तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल में ऐसे हैं जिनके 60 या 60 से ज़्यादा नंबर आ रहा है ओबीसी में। वहीं अगर आप उसके बाद अगर मैकेनिकल में भी जाके देख लोगे तो मैकेनिकल में देखो 140 लोग यहाँ पर भी हैं। तो लगभग आप समझ सकते हो कि सीट ही 345 हो, ये 400-450 के तो ऊपर 60 प्लस वैसे ही क्रॉस कर गया है सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट्स की वजह से ही। फिर SC ST EWS को मिला दोगे तो ये आंकड़ा और भी ऊपर जा रहा है। तो अब इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, SNT इनके कट ऑफ प्रयागराज जोन में अनरिजर्व में 60 के नीचे तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा इन रिस्पॉन्स सीट को देखते हुए। तो अब होगा क्या, ये सारे लोग कहाँ शिफ्ट होंगे, ये सारे लोग शिफ्ट होंगे अनरिजर्व कैटेगरी की तरफ। तो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप देखें तो एक आप चीज़ समझिए कि टोटल सीट है अनरिजर्व में 975। तो अब 65 के ऊपर अगर आप देखें 65 प्लस मार्क्स हैं, तो यहाँ पर टोटल जो स्टूडेंट है वो 284 हैं इलेक्ट्रिकल में। और उसके बाद अगर देखें मैकेनिकल में भी आके देख लें तो मैकेनिकल में 315, यानी कि 300 लगभग 600 कैंडिडेट हो जाते हैं और चाहिए 975। तो रफली अगर आप देखें तो अगर आपके 65 प्लस मार्क्स हैं, 65 प्लस, देन एक बढ़िया चांस है कि आपका कट ऑफ क्लियर हो सकता है एक नई कैटेगरी में। तो 65 प्लस पे तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। 60 में फिर नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड होना पड़ेगा कि नंबर बढ़ेंगे तो वहाँ पर कट ऑफ क्लियर हो सकता है। तो अनरिजर्व का जो कट ऑफ रहेगा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का वो 65 के आसपास रहना चाहिए यार। और ओबीसी का कट ऑफ, ऑब्वियसली ओबीसी वाले अनरिजर्व का कट ऑफ वही लोग बढ़ा रहे हैं ज़्यादातर, तो यहाँ पर 64-63 नंबर के आसपास इसके ऊपर है, तब आपको डेफिनेटली तैयारी करनी चाहिए। इसके नीचे फिर नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंडेंट हो जाओगे। अब EWS की भी अगर बात कर लें भाई, तो EWS में जो सीट है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों की मिलाकर वो है 15 में 15 का मल्टीप्लाई करोगे 225 कैंडिडेट चाहिए EWS कैटेगरी से। अब पहले मैकेनिकल में देख लो EWS वाली टेबल, तो अगर EWS में देखोगे तो 50 नंबर पर सिर्फ यहाँ पर कितने हैं, 41 लोग हैं। और ऊपर 65 प्लस वाले भी 19 हैं, तो इनको अनरिजर्व में शिफ्ट करा दो तो 40 में से 20 गए, तो 20 ही कैंडिडेट यहाँ पर बच रहे हैं जिनके 50 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, 20 यहाँ से। और इलेक्ट्रिकल वालों को भी देख लोगे तो इलेक्ट्रिकल में देखो 50 नंबर पर ये कितने हैं, 71 है। 71 में से यहाँ पर से भी 30 कैंडिडेट गायब कर दो तो 40 नंबर, तो 40 भी 60 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 50 या 50 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, चाहिए 225 हैं, काफ़ी बड़ा गैप है। तो 50 मार्क्स हैं EWS में, बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए CBT 2 की। अगर SC कैटेगरी की बात करें यार, तो SC में दोनों को मिला दिया जाए तो 21 सीट हैं, 21 × 15 करोगे तो 315 निकलता है। SNT की भी यहाँ पर अगर देखें तो SC में 11 सीट हैं, तो 11 × 15 इलेक्ट्रिकल के लिए कर सकते हो 165, लेकिन मैकेनिकल के लिए नहीं। तो मैकेनिकल के लिए 315 ही सीट हैं अगर दोनों बात कर ली जाए तो। अगर SC में देखोगे तो 315 कैंडिडेट हमें चाहिए हैं जब, तो अगर ऑलरेडी कितने कैंडिडेट हैं इलेक्ट्रिकल में SC में देखोगे
जाओगे तो अगर आप देखो यहाँ पर 50 नंबर पर देखो फिर से, तो 127 कैंडिडेट्स ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट हैं जिनके 50 या 50 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, लेकिन 65 से प्लस वाले ये जाएंगे कहाँ, अनरिजर्व में। तो 32 कैंडिडेट यहाँ पर माइनस कर दो तो रफली 100 कैंडिडेट यहाँ से मिल जाते हैं इलेक्ट्रिकल से। और अगर उसके बाद अगर मैकेनिकल में भी चले जाओगे, अगर 50 नंबर पर देखोगे मैकेनिकल में तो 83 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर। 83 में से ये 65 प्लस वाले 27 माइनस कर दो तो रफली अराउंड 55 कैंडिडेट्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो 55 और करीब 100 यहाँ से मान लेते हैं तो 155 कैंडिडेट अभी ऑलरेडी ऐसे हैं जिनके लगभग 50 के ऊपर नंबर आ रहे हैं एससी कैटेगरी में। 315 चाहिए तो अगेन 215 का गैप यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो 50 नंबर भी अगर आपके एससी कैटेगरी में आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पर तैयारी कर सकते हो यार। इसके नीचे फिर नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अब लास्ट अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में जो टोटल नंबर ऑफ सीट हैं वो बहुत कम है, दोनों मिलाकर 11 सीट ही हैं इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल। एसएनटी में 8 सीट और हैं, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 11 में 15 का तो 165 निकलता है। अब 165 कैंडिडेट्स के लिए अगर आप ऑलरेडी देखो तो इनका देखो 35 जो मिनिमम कट ऑफ भी रहता है, अगर 30 मार्क्स पे भी चले जाओ तो 38 कैंडिडेट हैं जिनके 30 प्लस नंबर आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल में। और अगर इसमें भी अगर आप देखोगे तो 65 प्लस वाले 4 कैंडिडेट ये हैं। तो ये अनरिजर्व में करा दो शिफ्ट, क्योंकि अनरिजर्व कट ऑफ अगर 65 गया तो ये सारे अनरिजर्व में फाइट करेंगे। तो 38 में से 4 घटा दिए, लगभग 35 के आसपास कैंडिडेट यहाँ से हमें मिल गए। और अगर इसके बाद मैकेनिकल में भी जाओगे तो मैकेनिकल में देखो 30 मार्क्स पर अगर आप देखोगे तो करीब 13 कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं जिनके 30 या 30 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, जिसमें 65 प्लस वाले 3 हैं, तो लगभग 35 ही यहाँ मान लें। तो 70 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 30 या 30 से ज़्यादा आ रहा है। अब चाहिए कितने, 165। तो थोड़ी और फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए अगर आप 40 मार्क्स आपके एसटी कैटेगरी में आ रहे हैं 40 प्लस, डेफिनेटली एक चांस बनेगा। तैयारी करो CBT 2 की आराम से। नीचे अगर इसके 35 भी हैं तब भी नॉर्मलाइजेशन में चांसेस बन जाएगा। तो और सेम अगर बात करें दोस्तों SNT के लिए भी, तो SNT का भी कट ऑफ जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का, उसका लगभग आप मान के चलिए वहीं इवन उससे थोड़ा ज़्यादा। रीज़न क्या है कि उनकी सीट उतनी ज़्यादा है नहीं, बहुत ही कम सीट हैं। जैसे अनरिजर्व के लिए 24 सीट ही हैं, OBC के लिए 12 हैं, SC के लिए 7 हैं, ST के लिए 11 हैं, और बात करें तो ST के लिए 8 हैं, सॉरी EWS के लिए 7 हैं और SC के लिए 11 हैं। हालांकि वो लोग इलेक्ट्रिकल वाली सीट पर भी फाइट करेंगे। तो रफली अगर देखें तो जो कट ऑफ है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और अगर SNT की बात करें तो ऑलमोस्ट जो मैंने डिस्कस किया है यहाँ पर वही हो सकता है, या उसके थोड़े से। अब जब बाकी RTI जो आएगा उसमें अगर कैंडिडेट्स देखेंगे अगर लगभग इतने कैंडिडेट रहते हैं तो फिर ये एनालिसिस बिल्कुल सही हो सकती है। इसके अलावा अगर कुछ और चेंजेस होंगे या कैंडिडेट्स ज़्यादा हुए या कम हुए तो हम इस पर एक रिव्यू वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। तो आप ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, बाकी यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को।